आज ताओ ते चिंग के 39वें सूत्र में 39th वर्ष में हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर सूत्र है, पहले उसको हम लोग सुनते हैं, फिर धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ते हैं। लाओ त्से लिखते हैं, These things from ancient times arise from one. The sky is whole and clear. The earth is whole and firm. The spirit is whole and full. The 10,000 things are whole and the country is upright. All these are in virtue of wholeness. When man interferes with the Tao, the sky becomes filthy, the earth becomes depleted, the equilibrium crumbles, creatures become extinct. Therefore, nobility is rooted in humility. Loftiness is based on lowliness. This is why noble people refer to themselves as alone, lacking, and unworthy. The pieces of a chariot are useless unless they work in accordance with the whole. A man's life brings nothing unless he lives in accordance with the whole universe. Playing one's part in accordance with the universe is truly humble, true humility. Truly, too much honor means no honor. It is not wise to shine like Z and resound like stone chimes. अर्थात लाओ से कहते हैं कि प्राचीन काल में सारी चीजें उस एक से ही उद्भूत थीं, निर्मित थीं, उत्पन्न थीं। उसी से उनका उद्गम हुआ था। वो कहते हैं कि जब वो एक से सब उद्भूत होता है तो ये जो आसमान है पूरा होता है, स्वच्छ होता है, धरती पूरी होती है, दृढ़ होती है, और इस जगत की जो आत्मा है वो भी पूरी होती है और भरी हुई होती है। 10,000 थिंग्स लाओ त्से के समय का एक पारिभाषिक शब्द है, उसका अर्थ है कि सारी चीजें, न्यूमेरस। तो लिखते हैं कि जो सारी चीजें हैं वो भी उस पूर्ण से ही निकलती हैं, और जो राष्ट्र है वो सुरक्षित होता है, विकासमान होता है, और ये सारे गुण उस एक की परिपूर्णता के गुण हैं। और फिर क्या होता है, जब मनुष्य उस ताओ के साथ छेड़खानी करता है तो आसमान धूमिल हो जाता है, गंदा हो जाता है, धरती क्षीण हो जाती है, अपनी गुणवत्ता खो देती है, और जो संतुलन है वो डगमगा जाता है। प्राणी विलुप्त होने लगते हैं। इसलिए
जो महानता है वो विनम्रता में सन्निहित है। जो ऊंचाई है वो नीचाई पर आधारित है। इसीलिए जो सचमुच में महान लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, वो अपने को अकेला, अयोग्य और कमियों से भरा हुआ दिखाते हैं। एक रथ के सारे हिस्से बेकार हैं अगर वो एक व्यवस्था में, एक लय में उपयोग न किए जाएं। और एक मनुष्य का जीवन भी व्यर्थ चला जाता है अगर वो अस्तित्व की उस पूर्ण लय के साथ नहीं जीता है। अस्तित्व की उस परिपूर्णता की लय के साथ जीना ही वास्तविक विनम्रता है, वास्तविक विनय है। अंत में लाओ से लिखते हैं, और ये सच है कि जब बहुत ज़्यादा सम्मान होता है तुम्हारे पास तो कोई भी सम्मान नहीं होता। और ये बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है कि तुम एक कीमती पत्थर की तरह, किसी हीरे पन्ने की तरह चमको, या तुम पत्थरों से बनी हुई उन मधुर घंटियों की तरह, विंड चाइम्स की तरह आवाज करो। अर्थात तुम जैसे हो वैसे रहो, सहज। आज का लाओ त्से का जो सूत्र है बहुत समझने जैसा है। छोटी छोटी बातें और परिपूर्ण इशारे। ताओ की विशेषता ही ये है कि वो कम शब्दों में ज़्यादा बात कहने की कोशिश करते हैं। और ये भी सुंदरता है कि वो अनगढ़ है, अनकार्व्ड। इसीलिए कई बार अगर ताओ के वचनों को सुने तो प्रभावशाली नहीं लगते जब तक उन पर कोई पॉलिश ना लगाई जाए। इसीलिए जब ताओ पर बोला जाता है, हम बोलते हैं, तो मित्रों को लगता है कि अब तो उसमें एक नई बात आ गई। वैसे लगता है कि ये एक अनगढ़ सा शब्दों का प्रवाह है। लाओ से घूम फिरकर उस नैसर्गिकता की ही बात करते हैं, उस निसर्ग की, उस नेचुरलनेस की ही बात करते हैं। प्राचीन काल, अब प्राचीन काल हम कई अर्थों में समझ सकते हैं। एक तो प्राचीन काल ही कि जो प्राचीन काल की बात वो कर रहे हैं, और एक हमारे ही मन का वो परिपक्व हिस्सा। समय और कुछ तो करता नहीं है, समय हमें परिपक्व बनाता है। तो जब हम प्राचीन काल शब्द का उपयोग करते हैं तो लाओ त्से का कहना होता है परिपक्वता। जब मनुष्य अपनी परिपक्वता में होता है, मैच्योरिटी में होता है, तब क्या होता है? तो वो कहते हैं कि उस एक से ही सब उद्भूत होता है, उस एक से ही सब कुछ निकलता है। यही तो उपनिषदों की उद्घोषणा है, उस एक पूर्ण से ही सब निकलता है, और उस पूर्ण से पूर्ण निकाल लिए जाने पर भी पूर्ण ही शेष रहता है। उपनिषदों की वही घोषणा ताओ अपने ढंग से कर रहा है, क्योंकि वो कहता है कि कुछ और है ही नहीं, वो एक ताओ,
और ये कहने में भी लाओ त्से की जो विशेषता है उस पर ध्यान दें। अगर वो उसको बार बार ताओ कहे तो भी अटकाव होता, बीच में कहते हैं फिर छोड़ देते हैं। हेजिटेशन, संकोच है। और ज्ञानी का यही लक्षण है कि वो बहुत सारी बातें संकोच में कहता है। जब कोई निसंकोच कोई बात कहने लग जाए तो यही उसकी अज्ञानता का लक्षण होता है। निसंकोच नहीं कहे जा सकते परम सत्य, उनको कहते समय कुछ संकोच आना ही होता है। तो लाओ त्से भी वही बात कह रहे हैं, कह रहे वो एक, अर्थात यहां पर वो संकोच बस ताओ का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि ताओ का नाम भी उन्होंने संकोच वश ही लिया था कि उस एक को हम क्या कहें, कोई नाम तो दिया नहीं जा सकता। ये तो लाओ त्से ने पहले ही कह दिया था कि वो तो अनाम है, उसको नाम कैसे देते। इसीलिए ये जो वचन है ना, ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ टीचिंग है, शुद्धतम जिसको हम कहते हैं देशना, वो शब्द हैं ये। अन्यथा क्या होता है कि तमाम परंपराओं में बात यही कहने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसे कोई भी नाम दे दिया गया, और कोई भी नाम दे दिया जाए तो मनुष्य फिर अपना सारा उलझाव पैदा कर लेता है। सुंदर से सुंदर बात अगर नाम के साथ कह दी जाए तो मनुष्य है, वो अपने ताने बाने वैसे ही बुन लेगा। तो इसीलिए लाओ त्से एक की बात करते हैं, कोई नाम नहीं देते कि परमात्मा है, कि वो गॉड है, वो क्या है। यहां तक कि यहां पर उन्होंने उस ताओ का भी नाम नहीं लिया। पहले ही वो कह चुके हैं लाओ त्से कि ताओ भी एक पारिभाषिक शब्द है, इशारे वाला। तो उस एक से ही सब उद्भूत होता था उस प्राचीन काल में, तो अब काहे से होता है? अभी भी उसी से होता है, और कुछ है नहीं। लेकिन प्राचीन काल में होता क्या था, अब वो वर्णन वो कर रहे हैं लाओ त्से। और लाओ त्से के इन ताओ ते चिंग के सूत्रों की जो बुनावट है, जो वीविंग है, वो हमने कई बार उसकी चर्चा करी है कि वो जब भी कोई वर्स लेते हैं, कोई सूत्र किसी भी चैप्टर का, तो पहली पंक्ति से लेकर आखिरी पंक्ति तक उसमें एक सिलसिला होता है, एक आर्डर है। बात को समझने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप समझते चलेंगे तो सारी चीजें सुलझती हैं। जैसे किसी दवा का कॉम्बिनेशन होता है, अलग थलग काम नहीं करती, लेकिन कुछ दवाएं अपने कॉम्बिनेशन में अगर उपयोग करी जाएं तो बड़ी प्रभावशाली हो जाती। तो ये सारे कॉम्बिनेशन लाओ त्से उपयोग में लाते हैं। प्रारंभ से उन्होंने कहा कि वो एक, अद्वैत दर्शन में जिसको हम कहते हैं एक ही चेतना का सब कार्य व्यापार है, ऑल देयर इज वन कॉन्शियसनेस, एक ही परमात्मा, उसी का कार्य व्यापार है। लेकिन है तो उससे क्या होगा और मनुष्य के जीवन में उससे क्या अंतर पड़ेगा, उसकी समझ उसमें कैसे अंतर लाएगी, अब लाओ त्से उसमें धीरे धीरे प्रवेश करेंगे। वो कहते हैं कि जब ऐसा होता है मनुष्य की परिपक्वता में, वो जानता है इस बात को कि ये उस एक से ही सब उत्पन्न हुआ है, उद्भूत हुआ है, तो वो कहते हैं कि आसमान पूरा और स्वच्छ होता है, धरती पूरी और दृढ़ होती है, और जो जगत की आत्मा है वो भी पूरी और भरी हुई होती है। अब इन शब्दों की सारी अलग अलग परतें भी, आसमान आसमान की तरह भी हम देख सकते हैं, धरती धरती की तरह भी देख सकते हैं, और इनकी जो सूक्ष्म परतें हैं ताओ दर्शन की, उनको भी देख सकते हैं। आसमान
और धरती शब्द यहाँ पर लाओसे ने लिया है, वो हेवन और अर्थ भी लेते हैं, एक ही बात है। आसमान अर्थात जीवन का सूक्ष्म होता हुआ हिस्सा। धरती जीवन का स्थूल होता हुआ हिस्सा, प्रकट होता हुआ हिस्सा और अप्रकट होता हुआ हिस्सा, नॉन फिजिकल डायमेंशन और फिजिकल डायमेंशन, भौतिक आयाम और अभौतिक। अभौतिक से अर्थात ऐसा नहीं कि जो कोई पारलौकिक है, अभौतिक अर्थात जो अब सूक्ष्म हो रहा है, सटल की तरफ जा रहा है, वो है आसमान। तो वो कहते हैं कि जब मनुष्य अपनी परिपक्वता में, प्राचीन काल परिपक्वता का पारिभाषिक शब्द है, अन्यथा तो स्थिति एक ही है। सब कुछ जब धरती, आसमान और जगत की चेतना जब उससे उद्भूत हुई होती है तो परिणाम क्या होता है? आसमान स्वच्छ है, पूरा है, खंडित नहीं है। हम अपनी सूक्ष्मताओं को भी खंडित करते हैं और उनको विकृत करते हैं। धरती पूरी है और दृढ़ है। अब धरती पर हम रहते हुए देखते हैं कि आज जो वातावरण है, धरती की जो होलनेस है, जो परिपूर्णता है धरती की, वो धरती के स्वास्थ्य में है। ये जो प्लेनेट है उसके सारे संतुलन में है। क्या हम उसको वैसे रख पा रहे हैं? मनुष्य परिपक्व नहीं है तो नहीं रख पा रहा है। अगर वो परिपक्व है तो वो जानता है कि धरती आधार है, तो उसको हमें वो परिपूर्णता, वो स्वास्थ्य देना ही है और उसको दृढ़ बनाना है। छोटी सी ही बात देखें, दृढ़ता धरती में कैसे आएगी? उसके तमाम परिप्रेक्ष्य हैं, तमाम परतें हैं, लेकिन एक छोटी सी परत देखें कि हम धरती का ये जो ग्रीन कवर है, पेड़ पौधे हैं, अगर उनको काट डालें धरती कमजोर हो जाती है। पेड़, हरितिमा धरती पर बढ़ाएं, धरती मजबूत होती है। पहाड़ों में इतना जो भूस्खलन है, ये सब क्यों हो जाता है? क्योंकि इतने पेड़ काट डाले हैं, जो पकड़ बननी चाहिए थी उनकी जड़ों के माध्यम से वो ढीली हो जाती है और जमीनें खिसकने लगती हैं। ये तो एक बड़ा स्थूल मोटा सा ढंग है। हालांकि देखिए, इतने हजारों साल पहले भी आज के वातावरण में जो एक चेतावनी जैसी है, वो बात लाओसे तब भी कह रहे हैं कि धरती को परिपूर्ण बनाना है, यानी कि संतुलन देना है। केवल यहाँ इमारतें ही नहीं खड़ी करनी है, फैक्ट्रियां ही नहीं लगानी है। विकास चाहिए तो मनुष्य की परिपूर्णता का विकास चाहिए। तो हमको पेड़ पौधों को भी देखना है, प्राणियों को भी देखना है, धरती का जल, धरती के संसाधन, सब कुछ हमें देखने हैं। एक चीज से हम कोई काम नहीं कर पाएंगे कि हमको यही करना है, बाकी सब नष्ट करते हुए चले जाएं, तो आखिर में हम ही नष्ट होंगे। धरती, आसमान, ये सारी बातें हमारे इस जैविक संतुलन के लिए भी बहुत आवश्यक हैं, जिसके इशारे लाओसे ने कर दिए। और इनकी सूक्ष्म परतों की तरफ अगर हम जाएं, तो भी बातें वैसे ही समझी जा सकती हैं कि जो हमारा ये पदार्थ का जगत है, उसको भी परिपूर्ण होना होता है और दृढ़ होना होता है, शेकी नहीं होना होता है, कमजोर नहीं होना होता है। कैसे होगा? जब हमारे विचार स्पष्ट होंगे,
स्वस्थ होंगे, सृजनात्मक होंगे, तो पदार्थ का जगत भी दृढ़ बनेगा, परिपूर्ण बनेगा। विचार ही वस्तुओं में बदलते हैं। तो मूल रूप में हमको अपने विचारों के ऊपर बहुत काम करना होगा, ध्यान देना होगा। हम उन्हें पैदा नहीं कर सकते, लेकिन हम उन्हें समझ सकते हैं, उनको हम एक दिशा में अनुभव कर सकते हैं। और इन्हीं विचारों के सूक्ष्म होते हुए तल, हमारी अनुभूतियों, संवेदनाओं के तल, वो सब हमें उस आसमान की तरफ ले जाएंगे जो हमारी चेतना का आसमान है। चेतना का आसमान तो आसमान ही रहना है, लेकिन वो गंदा हो सकता है, स्वच्छ होना है उसको। लाओस से इसीलिए उसकी बात परिपूर्णता और उसकी स्पष्टता की कर रहे हैं। आसमान बाहर का भी वही रहेगा, बाहर के आसमान में भी कोई अंतर तो पड़ने वाला नहीं। करिए उपद्रव, जो भी करना है वो तो जहां का तहां रहेगा। उसको धुएं से भर दीजिए, धूल से भर दीजिए, किसी भी चीज से भर दीजिए, लेकिन वो आसमान तो आसमान ही रहेगा और धीरे धीरे फिर अपने को व्यवस्थित कर लेगा। लेकिन हमारे ऊपर अंतर पड़ेगा, क्योंकि हमारा जीवन सीमित है। हम यहां कम समय के लिए, कोई भी सूत्र जब आते हैं, चाहे वो लाओस से के हों, बुद्ध के हों, किसी के भी हों, किसी भी मास्टर के सूत्र हों, वो हमारे अभी के इसी क्षण के जीवन से संबंधित होते हैं। वो किसी दूर काल्पनिक दुनिया के लिए नहीं होते। क्योंकि हम अभी इस जीवन की शांति और प्रसन्नता के लिए ही जी रहे हैं। कल क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन हमारे इस क्षण के जिए जीवन से कल बनेगा, ये बात भी तय है। और वो कल आने वाले बहुत सारे लोगों का आज होगा, अभी होगा। इसीलिए लाओस से उसमें धरती आसमान में तीसरी चीज जोड़ते हैं कि जब परिपूर्णता प्राचीन काल में थी, वो मैच्योरिटी यानी कि हमारी, तो क्या था कि जो जगत की आत्मा थी वो भी परिपूर्ण और भरी हुई थी। लोग एक परितृप्ति वाला जीवन जीते हैं। जगत की आत्मा क्या है? स्पिरिट। स्पिरिट यहां पर कोई एसोटेरिक अर्थ में लाओस ने उपयोग नहीं किया है। मैंने कई पुस्तकें इसमें अनुवाद में देखी, तो कई लोग अनुवाद को, क्योंकि वो चीनी भाषा में लिखा गया है, उनके अपने सांकेतिक पारिभाषिक शब्द हैं, तो इसका अनुवाद कई जगह पर स्पिरिट को उन लोगों ने स्पिरिट जो आत्मा है उस संदर्भ में किया है। और फिर इसमें देवी देवता और सब जो भी एसोटेरिक मसला है वो भी ट्रांसलेशन में ले आए। तो कई जगह अनुवाद ऐसे करते हैं कि आत्मा जब परिपूर्ण होती है तो जो डेटी होती हैं वो भी भरी हुई होती हैं, परिपूर्ण होती हैं। यानी कि जो हम मानते हैं ना कि जो प्रतिमाएं हैं या जो देवी देवता हैं उनमें हम एक प्राण लाते हैं। हिंदुओं में एक सिस्टम रहता है ना प्राण प्रतिष्ठा का, तो उसी तरह का अनुवाद कई पुस्तकों में मिलता है। लेकिन जब मैंने इसको देखा तो मुझे लगा कि लाओस से ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं कर सकते, वो उनका ढंग है ही नहीं। लाओस से का तो बिल्कुल सीधा सपाट जीवन से संबंधित मसला है। देवी देवता हो, हमारी आत्मा की परिकल्पना हो, ये सब हमारी ही कल्पना की उपज होती हैं, हमारे ही मन की उपज है। तो लाओस से वस्तुतः हमारे उसी आंतरिक तल को संबोधित करने की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जगत की आत्मा जब परिपूर्ण होती है, स्पिरिट, जैसे हम कहते हैं स्पोर्ट्स की स्पिरिट हो, तुम्हारे अंदर
फ्रेंडलीनेस की स्पिरिट हो, जीवन जीने की स्पिरिट हो, तब हम किस चीज़ की बात करते हैं। ये शब्द का भाषा में उपयोग भी अगर हम देखेंगे तो भी बात हमें समझ में आती है। क्योंकि स्पिरिट से ही स्पिरिचुअल शब्द बना है, तो ये सबसे ज़्यादा भ्रम में डालने वाला शब्द बन जाता है। क्योंकि स्पिरिचुअल या स्पिरिचुअलिटी का सीधा सा जो डिक्शनरी मीनिंग है वो यही है कि स्टडी ऑफ स्पिरिट, आत्मा का अध्ययन, मनन, अनुभव। लेकिन कौन सी आत्मा, वो तो अभी जानते नहीं, वो तो एक कल्पना है। लाओत्से इसीलिए उसको थोड़ा अलग ढंग से रखते हैं सामने। वो उसका पारिभाषिक इशारे वाला अर्थ लेते हैं। जैसे खेल की जो चेतना है, जो स्पोर्ट्स स्पिरिट है, यानी कि वो भावना जब वो परिपूर्ण होती है तो भराव का एहसास होता है, भराव का एहसास होता है। और लाओत्से एक पीछे शब्द उपयोग कराए हैं, घाटी चेतना, द वैली कॉन्शियसनेस, द वैली स्पिरिट। अब वैली स्पिरिट, कोई स्पिरिट तो होती नहीं कि कोई शरीर से निकलकर कोई स्पिरिट घूम रही है, समझ रहे। इसीलिए एक बड़ा मायाजाल पैदा होता है। इन शब्दों को बहुत अच्छे से समझ लेना, स्पिरिट, स्पिरिचुअल। इसीलिए ज़्यादातर जगह पे जब लोग कहते हैं स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, तो उसका अभिप्राय यही होता है एक्सपीरियंस ऑफ ए स्पिरिट, अशरीरी अनुभव, डिसएम्बॉडीड अनुभव, एंसेस्ट्रल जो स्पिरिट्स हैं उनका, इसी तरह का कुछ न कुछ अनुभव। लेकिन ये सारे अनुभव बेमानी हैं, मानसिक तल पर हैं, इनका कोई भी आधार नहीं होता। स्पिरिट केवल हमारी अंतर भावना है, अंतर भावना है। जगत की अंतर भावना क्या है? हमेशा संतुलन में होना और हमेशा उस संतुलन की जो शांति है उसमें होना, जगत की अंतर्भावना। मनुष्य की स्पिरिट क्या है? उसकी अंतर्भावना क्या है? अपनी परम संभावना की तरफ उड़ान भरना, उसका अनुभव। तो अगर ताओ के अर्थ में हम देखेंगे एक्सपीरियंस ऑफ स्पिरिट, तो वो हमारी अंतर भावना का वो अनुभव जो हमारी संभावनाओं को खोलता है। वो संभावनाएं ये नहीं कि तुम शरीर से निकल के कहीं टहल रहे हो, तुम कहीं शरीर से ज़्यादा हो गए हो तो तुमको कहीं ये अनुभव हो गया है, कहीं वो अनुभव हो गया। सारा जो स्पिरिचुअल गार्बेज है उसका कोई मतलब नहीं। ताओ के संदर्भ में एक्सपीरियंस ऑफ स्पिरिट या स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस का अर्थ, जिसकी बात आगे लाओत्से भी करने ही वाले हैं, वो इक्विलिब्रियम, वो संतुलन, वो समता, वो सम्यकत्व। और वो क्या है? वो है हमारी समझ का स्पष्ट हो जाना, स्थूल और सूक्ष्म के सारे फैलाव को स्पष्टता से जान लेना, जी लेना, उसमें ठहर जाना, धरती और आसमान के संतुलन में ठहर जाना। थोड़ा सा आगे बढ़ें तो सारी बात स्पष्ट होती है। आगे वो कहते हैं कि जो 10,000 चीज़ें हैं वो इस परिपूर्ण से ही निकलती हैं, और तब जो राष्ट्र है वो भी विकासमान होता है। समृद्ध होता है। और ये सारे जो गुण हैं ये उसी परिपूर्णता के गुण धर्म हैं, उसी परिपूर्णता से निकले हुए गुण धर्म हैं। टेन 10,000 थिंग्स, चीन में कहते हजारों चीजें, हजारों मतलब सारी चीजें, जीवित, निर्जीव, पशु पक्षी,
पेड़ पौधे, सब कुछ उस पूर्ण से निकलता है। और लाओ त्से कहते हैं कि उस प्राचीन काल में वो पूर्ण होता है। सारी चीजें जो 10,000 थिंग्स आर होल, पूर्ण है। कैसे पूर्ण है? हमको तो हर चीज अपूर्ण लगती है, लेकिन हमको लगती है ना, होती है क्या? अस्तित्व में कुछ भी अधूरा अपूर्ण होता नहीं। जो हमें अधूरा जान पड़ता है वो भी अपने उस चरण में परिपूर्ण होता है। कभी सोच कर देखें, जो हमारे लिए अधूरा है, अपरिपूर्ण है, वो उस चरण में यानी विकास के उस पड़ाव पर परिपूर्ण है। उसमें और कुछ जोड़ा नहीं जा सकता। मान लीजिए मेरी दाढ़ी बढ़नी शुरू हो, अब इतनी बड़ी है तो इतने बड़े पर वो परिपूर्ण है, और जब बड़ी है तब परिपूर्ण है। कहां पर उसको कहेंगे कि ये कम है? उदाहरण के लिए। लेकिन अगर हम किसी ऐसे समाज में रहते हैं, वो एक नियम बना लेता है कि नहीं, दाढ़ी इतनी होगी तब पूर्ण होगी, तो इतनी वाली अपरिपूर्ण है, अधूरी है, फिर इतनी वाली अधूरी है, फिर इतनी वाली परिपूर्ण है। ज़्यादा हो गई तो फिर उसको काटना है, क्योंकि वो आगे निकल गई, वो भी सिस्टम में नहीं ठीक से आई, हर चीज़। और जब लाओ त्से कहते हैं कि ये सारी हजारों चीज़ें जो हैं, यानी कि अनगिनत चीज़ें उस परिपक्वता में, अपनी परिपूर्णता में स्थित होती हैं, तो जो राष्ट्र है, राष्ट्र से तात्पर्य लाओ त्से का जो हमारा समाज, हमारे चारों ओर के व्यवस्थाएं हैं, वो भी विकासमान होती हैं, समृद्ध होती हैं, उनमें बिखराव नहीं होता। क्योंकि हम व्यक्ति की व्यवस्था की उस परिपूर्णता के साथ व्यवहार करते हैं। हम उसके लिए कोई काल्पनिक मानदंड निर्मित नहीं करते। व्यक्ति के जीवन में सारी अड़चन किसी न किसी काल्पनिक मानदंड के कारण है। एक स्यूडो जो टारगेट पैदा कर देते हैं, उसके कारण है। कोई बच्चा पैदा हुआ मान लो, अब उसकी अपनी जेनेटिक जो स्ट्रक्चर है उसमें तय है कि उसको इस साइज का होना है। अभी तो हम जेनेटिक साइंस पे इतना काम कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में तो, जो कि करीब करीब अभी भी संभव है, अभी सरकारों ने उसकी अनुमति नहीं दी है कई कारणों से, नहीं तो वैज्ञानिक रूप से तो हम उस मुकाम पर हैं कि उसकी पूरी, हम जिसको ने पहले एस्ट्रोलॉजिकल कुंडली बनाते थे, हम पूरी कुंडली लिख के दे सकते हैं कि इसकी हाइट इतनी होगी, इतना इतना होगा, इतनी इतनी बीमारियां होंगी, इस उम्र में ये इसको कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अब मान लीजिए किसी बच्चे की हाइट तय हो गई कि 5 फुट 8 इंच इसकी होनी है। हम जिस समाज में रहते हैं, हमको 6 फुट चाहिए, तो उसको शुरू से ही पैदा होते ही हम तमाम किस्म के शेक, बोर्नवीटा, चीटा, थीटा सब पिलाने लग जाएंगे। 6 फुट करना है उसको, होना उसको 5 फुट 8 इंच। उसकी नेचुरलनेस खोएगी, उसकी नेचुरलनेस जाएगी। सब करने के बाद पहुंचेगा वहीं पर वो 5 फीट 8 इंच, क्योंकि वो स्ट्रक्चर में तय था उसके। थोड़ा बहुत हेर फेर हो सकता है, क्योंकि थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में हेर फेर हो सकता है। हम कितने प्रिसीजन के कैलकुलेशन करें वो तो वक्त के साथ आएंगे, तो थोड़े कैलकुलेशन ही गड़बड़ हो सकती है साइंटिस्ट की या डॉक्टर की। लेकिन क्या रखा है, 5 फीट 8 इंच में कोई कमी है, 6 फीट में कुछ ज़्यादा बढ़ाई है? नहीं, हमको 6 फीट चाहिए। तो जो हम बाहर के समाज में राष्ट्र की अवधारणा बनाते हैं, वो राष्ट्र एक खास किस्म के मानक और पैमाने पर खड़ा होता है कि हमको ऐसे लोग चाहिए, हमको ऐसी व्यवस्थाएं चाहिए, हमको ऐसी जमीन चाहिए, हमको हर चीज में सुधार करना है। और
ताओ कह रहा है, ताओ का नियम, कि वो वक्त जब उस एक से सब उद्भूत हुआ है तो सारी चीजें अपनी परिपूर्णता में है, और जब सारी चीजें अपनी परिपूर्णता में हैं तो राष्ट्र विकासमान और समृद्ध है। जो समाज है, हमारे आसपास की व्यवस्था जो है, तब उसमें कोई भी समस्या और द्वंद्व नहीं है, क्योंकि हम सब कुछ के अनूठेपन को स्वीकार करते हैं। और सर्वोपरि बहुत सिंपल या सिंपलेस्ट कहें चीज जनमानस में आ जाती है, जियो और जीने दो। सबको जीने का हक है। तुम सुधारना नहीं चाहते, तुम गधे को बछड़ा बनाना नहीं चाहते, गधे को गधा रहने देते हैं, बछड़े को। अब लोग कहेंगे नहीं नहीं, ये तो बड़ी अत्याचार के अनाचार की बात है कि क्या व्यक्ति को विकास का अधिकार नहीं होना चाहिए? भारत ने भी एक बार इस पर चिंतन किया, लेकिन उस चिंतन की जो गुत्थियां थीं उनको जब बहुत अच्छे से समाज नहीं ग्रैस्प कर पाया तो उसके सुलझाने के चक्कर में सब उलझ के रह गया, इतनी गांठें पड़ गईं। भारत में एक वक्त आया जब लोग इस ताओ के सारे उसको समझ रहे थे, इसीलिए लाओ त्से ने बड़े क्लेवरली, बड़ी चतुराई से शब्द उपयोग कर दिया कि प्राचीन काल। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के जो विभाजन है उसकी परिकल्पना उठी। अब वो परिकल्पना कब किस मुकाम पर लोगों ने सिस्टमेटिक ढंग से ढाली, उसको नियम में बांधा, वो सब तो बाद में होता रहा होगा, लेकिन एक वक्त मैं समझता हूँ रहा होगा जब लोगों ने समझा होगा लोगों की अपनी यूनिकनेस है, उनका अपना अनूठापन है। योद्धा होगा, व्यवसायी होगा, जीवन में जो जैसा है वैसा होगा। और मान्यता क्या बनी कि जो है वो परिपूर्ण हो। जब वो कह रहे हैं कि 10,000 थिंग्स आर होल, अब अपने स्वभाव में, इन देयर ओन नेचर, तो बात समझने जैसी है। अपने स्वभाव में परिपूर्ण हो सकते हैं, संभव है, कोई कम ज्यादा नहीं है, कोई इसमें ऐसा विभाजन नहीं। लेकिन फिर क्या हो गया कि धीरे धीरे लोगों को लगा होगा कि कुछ इसमें भेद आ रहा है। काम करने वाला, उसको लगा कि वो नीचा है, या लोगों को लगा, धीरे धीरे करके सब विभाजन बना होगा, और फिर ये वर्ण जाति और इन सब में टूटकर समाज जकड़ गया। लेकिन शुरुआत जब हुई होगी तो ये बहुत ही अच्छा दर्शन, जिसकी लाओ से बात करें, तब राष्ट्र संपन्न होगा। किसी में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, द्वंद्व नहीं है, झगड़ा नहीं है। लेकिन अब अगर आज उदाहरण के लिए हम समझें, हम कहेंगे नहीं सबको सब कुछ होना है, तो हर कोई सब कुछ नहीं हो पाता। कई परिवारों में मैं देखता हूँ बच्चे हुए, कुछ पढ़ने में नैसर्गिक रूप से बहुत अच्छे हैं, आप उनको सुविधाएं देते हैं, बहुत अच्छा कर लेते हैं। कई बच्चे ऐसे जिनको सुविधाएं नहीं भी देते हैं, बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं। और कई परिवारों में बस अपने बच्चे को आइंस्टीन बनाने के पीछे लगे हुए हैं। अब बेचारा तो परेशान है, नहीं कर पा रहा है। तो कभी कभी मुझे देखकर लगता है, कई बच्चों को देख के लगता है, हमने कहा इसको अगर कोई दुकान खुलवा दी जाए तो ज़्यादा सफल हो जाएगा जीवन में। अब कहना भी बड़ा मुश्किल है, कैसे कहिए, क्योंकि माता पिता को तो लग रहा है कि नहीं, इसको तो हमें बिल्कुल रामानुजन बना देना है, या मतलब जो भी बड़े बड़े नाम दिमाग में आते हैं सब वही बना देना है। और बच्चा बेचारा मरा जा रहा है। वो तो अपने स्वभाव से आगे जाएगा, नहीं कर पा रहा है। और कई बच्चे ऐसे भी, उनको आप लाख डिस्करेज करो, उनके अंदर पढ़ने की क्षमता है, तीव्रता है, वो पढ़ेंगे, निकल जाएंगे। घर परिवार में भी तो वही हाल है। खेलने वाले, खिलाड़ी बनने वाले बच्चे अपनी खेल की प्रतिभा में परिपूर्ण हो जाएंगे,
कोई किसी प्रतिभा में परिपूर्ण हो जाएंगे, कोई किसी में निकलते चले जाएंगे, अगर हम समाज को एक परिपक्वता से देखें, सहजता से। लेकिन अगर हम मानक बनाएंगे कि ऐसा ही होना चाहिए, जैसे कई बच्चे बड़े त्रस्त हो जाते हैं, उनके अंदर कोई एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी नहीं होती। अब स्कूल, कॉलेज, समाज एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी का जोर डालता है, क्योंकि हमको लगता है कि नहीं, बच्चा देखिए पढ़ता भी है, मार्क्स भी लाता है, गाना भी गाता है, डांस भी करता है, कविता भी लिखता है, एक्टिंग भी करता है, वर्सटाइल है। हाँ, कुछ लोग वर्सटाइल हो सकते हैं, होते हैं कुछ लोग, लेकिन सारे हों ऐसा तो जरूरी नहीं, सारे हों ऐसा तो जरूरी नहीं। अपने में परिपूर्ण होना जरूरी है ना, अपने में। अब कुछ बच्चे जिनके अंदर से वो नहीं आ रहा हो, मायूस हो जाते हैं, उनको लगता है अब क्या करें, पढ़ाई तो अच्छी कर ले रहे हैं लेकिन नाचना नहीं आता। अच्छा, 2-4 स्टेप सीख लिए तो गाना नहीं आता, गाना सीख लिया तो लिखना नहीं आता, लिख लिया तो बोलना नहीं आता, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं रह ही जाता है। और आजकल मेन स्ट्रीम मीडिया में जब से ऐसे टैलेंट हंट के कंपटीशन चलने लगे हैं, सिंगिंग के, डांसिंग के, तो बच्चों को मार मार के गाना गवाया जा रहा है, मार मार के डांस सिखाया जा रहा है। कुछ तो करो जिंदगी में। पहले अगर बच्चा कुछ करता है तो कहते पढ़ाई लिखाई करो, अब पढ़ाई लिखाई तो एक्स्ट्रा करे, म्यूजिक का क्लास एक्स्ट्रा करे, सिंगिंग का, डांसिंग का क्लास एक्स्ट्रा करे, सारा टैलेंट उसको अपने अंदर लाना है। क्योंकि अब कोई आएगा प्रतिभा तलाशने वाला प्रोग्राम, तो उसमें भेजा जाएगा बच्चा कि देखो हमारा बच्चा कितना अच्छा गाता है। गाना मन हो ना हो, इससे समाज क्या होगा, कुछ दिनों में समाज बिखरने लगेगा। राष्ट्र, लाओ त्से ने जब नेशन की बात करते तो वो ऐसे किसी नेशन की बात नहीं करते जो आज हम सीमाओं में बांधकर नेशन की लड़ाई लड़ते हैं। उनका राष्ट्र तो है, व्यक्ति व्यक्ति का जोड़ राष्ट्र बनता है। तो व्यक्ति बिखरेगा, राष्ट्र बिखरेगा, व्यक्ति जुड़ेगा तो राष्ट्र जुड़ेगा। व्यक्ति के अंदर जोड़, तो वो कहते हैं कि जब ये सारी चीजें अपनी परिपूर्णता में होंगी तो जो कंट्री है, जो राष्ट्र है, वो भी विकासमान और समृद्ध होगा। भारत के इस अनूठेपन के, व्यक्तित्व के अनूठेपन के प्रयोग कई तरह देखें इस्लाम में, जैसे कि मोहम्मद साहब को रहा होगा, बहुत पढ़े लिखे इंसान तो थे नहीं जहाँ तक मैं जानता हूँ, उनकी अभिव्यक्ति उतनी कुशल नहीं रही होगी। भारत में तो देखिए अभिव्यक्ति करने वाले लोग बिल्कुल कुशल होते, निष्णात होते हैं, एक एक बात को इतनी परतों में कह देते हैं। तो अब इस्लाम में क्या हुआ, मोहम्मद साहब को इतना तो पता चल गया होगा, जिसकी लाओ त्से ने पहली लाइन में बात करी कि एक से ही सब उद्भूत है और उस एक से ही सब परिपूर्णता को पाता है। अब वो एक उनका हो गया खुदा। लाओ त्से का एक अनाम है, अरूप है, तो उनके खुदा की ना कोई मूर्ति, ना कोई चित्र, अनाम और अरूप है। अनुभव तो ठीक है, अनुभव में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन प्रेजेंटेशन जैसे जैसे उसका होता गया तो जो पीछे आने वाले लोग या खुद उनको भी कंफ्यूजन आगे बन गए होंगे, सब बिखरता चला गया कि मूर्ति और चित्र पर हम उत्तेजित हो जाएंगे, हम तोड़ेंगे, जलाएंगे, हम बनने नहीं देंगे। वो एक है, लेकिन जो उस एक को नहीं मानेगा उसको हम चैन से जीने नहीं देंगे, उसको कन्वर्ट करके मानेंगे कि जब वो इसको एक को माने। तो पीछे आने वाले लोगों ने वो तहस नहस कर दिया वो सारा दर्शन। उनको वो एक पॉइंट का रियलाइजेशन ऑथेंटिक, प्रामाणिक हो सकता है, जैसे भारत का ये वाला अनूठेपन का रियलाइजेशन, लोगों का एक्सपेरिमेंट ऑथेंटिक हो सकता है। लेकिन पीछे आने वाले लोग हर चीज़ को गड्ढ मड्ढ कर देते हैं, तितर बितर कर देते हैं, क्योंकि अनूठापन तो नहीं रहता। किसी भी दर्शन में अगर अनूठापन हो तो वो एक कल्टिस्ट आर्मी में कन्वर्ट नहीं होता, हो जाता है। और कैसे होता है उसके ठीक आगे लाओ से उस पे आते। इसीलिए ये बड़े वैज्ञानिक
दवाई वाले फार्मूले की तरह। वो आगे कहते हैं कि व्हेन मैन इंटरफेयर्स विद ताओ द स्काई बिकम्स फिल्दी। आसमान गंदा हो जाता है, धरती क्षीण हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, और जो संतुलन है वो डगमगा जाता है। इक्विलिब्रियम क्रम्बल्स और प्राणी विलुप्त होने लगते हैं। मनुष्य जैसे इंटरफेयर करेगा, मनुष्य अर्थात जैसे ही इंसान अपने सीमित मन से हस्तक्षेप करेगा, सब गड्ढमड्ढ हो जाएगा। वो जो खुला आसमान, परिपूर्ण स्वतंत्र विस्तार था, वो धूमिल हो जाएगा, धुंधला हो जाएगा। इसीलिए बड़े बड़े दर्शन जैसे ही मानवीय व्याख्या और विश्लेषण के हस्तक्षेप के शिकार होते हैं, उन दर्शनों का आकाश फिल्दी हो जाता है, गंदा हो जाता है, धूमिल हो जाता है। उन दर्शनों की जो जमीन है कमजोर हो जाती है, शक्तिहीन हो जाती है, और फिर इसके बाद जो है वो बिखराव ही बिखराव है। हमारे भी अंतर्मन का आकाश धुंधला हो जाता है जैसे ही हम अपनी व्याख्याओं, विश्लेषणों, अपने पूर्वाग्रहों, पूर्वानुमानों का हस्तक्षेप उसमें डालते हैं। ताओ फिर ताओ नहीं रहता। और अगर बिल्कुल बाहरी परत को देखें तो भी वो बात उतनी ही सच है कि मनुष्य जितना हस्तक्षेप करता है वो आसमान को भी आसमान नहीं रहने देता, धरती को भी धरती नहीं रहने देता। आज अगर हम अपने आसपास के आसमान को, उस स्पेस को देखें जिसको लाओसे ने फिल्दी शब्द उपयोग किया है, वो फिल्दी तो हो ही गया है। कितनी वेव्स, कितनी वाइब्रेशंस जा रही हैं, कितनी फ्रीक्वेंसीज, कितने टीवी चैनल, कितने रेडियो, कितने मोबाइल, कितने, हम बिल्कुल एक ऐसे वेब में पड़े हुए हैं। यानी कि हमारे आसपास का आसमान भी साफ सुथरा नहीं है। प्राचीन काल में जब कोई बैठा होगा तो इतने रेडिएशन, इतनी सब चीज़ें उसके आसपास नहीं होनी थी, इतना इंटरफेरेंस नहीं होना था। उसका बाहरी तल की बात भी अभी समझें, तब भी हमने उस आसमान को गंदा कर डाला है अपने हस्तक्षेप के कारण, अपने विकास के कारण। फैक्ट्रियां लगाएं तो उसके धुएं से उपकरण उपयोग में लाएं तो उनसे हम यहाँ से लेके वहाँ तक बचा खुचा बेचारा आसमान था, हम सैटेलाइट भेज कर स्पेस में इतना कचरा इकट्ठा किए दे रहे हैं कि वो एक अलग समस्या खड़ी होती जा रही। भविष्य में तो सबसे बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है कि जो स्पेस में गार्बेज हम पैदा करें वो कैसे क्लियर करेंगे और उससे क्या समस्याएं आएंगी, ये एक बड़े चिंतन का विषय है। धरती का हाल तो हमने जो किया है वो हम देखते ही हैं। धरती को हमने अपने उपभोग के लिए इस्तेमाल करते करते जहाँ तक पहुँचा दिया है, उसके नतीजों से हम परिचित हैं ही। महामारियाँ, ये सब उस नतीजे में आ रही। और एक कोई महामारी आके थोड़ा हमको टैप करती है, हम घुटनों के बल बैठ जाते हैं। और कोई महामारी आकर दस्तक देती है और फिर अपने को क्लीन करने लगती है। अभी जैसे कोविड के टाइम में देखा, अपने आप निसर्ग ने अपना आसमान साफ कर लिया, अपनी नदियां साफ कर ली, धरती को हरा भरा कर लिया। मनुष्य का हस्तक्षेप थोड़ा कम हुआ, नहीं निकला ये प्राणी कुछ दिन, तो सब संतुलन में आने लगा। सारा इक्विलिब्रियम, सारा संतुलन गड्ढमड्ढ होने लगता है जब हम बहुत हस्तक्षेप शुरू कर देते हैं। ये तो बाहरी तल पर है, बाहरी तल पर तो ये कर ही रहे हैं हम, लेकिन इनके सूक्ष्म तलों पर अगर हम जाएं तो सूक्ष्म तलों में भी वही सारी बातें। लोगों का इनर स्पेस,
मानवीय हस्तक्षेप के कारण इनर स्पेस क्लटर्ड हो चुका है, क्योंकि सबको उस इनर स्पेस पर कब्जा करना है, सबको सबके मन पर कब्जा करना है, ताओ की नैसर्गिकता में किसी को रहने नहीं देना है, क्योंकि हमें सब कुछ को बाजार में बदल देना है और अंत में हमें पाना क्या है ये हमको पता ही नहीं, वो नहीं पता हमको, लेकिन सब कुछ को बाजार में बदल देना है। तो व्यक्ति का अंतर आकाश भी, बाहर के आकाश के बाद अब अंतर के आकाश में वो भी फिल्दी हो गया है, धुंधला हो गया है, कंफ्यूजन है, कयास है, सारा टकराव है और इसीलिए हिंसा है। बाहर की हिंसा को हम दोष देंगे तो हिंसा तो उसकी अभिव्यक्ति के रूप में आएगी ही। व्यक्ति की अपने अंदर की जमीन डिप्लीट हो गई, कमजोर हो गई, किसी के अंदर कोई ठहराव नहीं है, दृढ़ता नहीं, कोई स्टिलनेस नहीं है, कोई पकड़ नहीं, व्यक्ति बिखर रहा है। आत्महत्याएं बढ़ रही हैं, अवसाद बढ़ रहा है, क्योंकि व्यक्ति की अपने भीतर की जमीन पर पकड़ जा रही है, वो डिप्लीट हो रही है, इंटरफेरेंस हो रहा है। इंटरफेरेंस कहां से हो रहा है मनुष्य का? वो आदर्श, वो प्रतिमान, उनको डाल कर व्यक्ति को उसकी अपनी नैसर्गिक परिपूर्णता में न रहने देने की सारी व्यवस्था जुटाने के कारण यहां हर व्यक्ति अपने एक अनूठेपन में विकसित हो सकता है, लेकिन हमको नहीं चाहिए वैसा अनूठापन, अर्थात बाजार को नहीं चाहिए। बाजार को तो प्रोडक्ट चाहिए, तो हर व्यक्ति प्रोडक्ट में बदल रहा है और उसका परिणाम क्या? लाओ से कहते कि प्राणी विलुप्त होने लगते हैं। बाहर के जगत में देखें, अगर आंकड़े उठाकर देखें, हर साल एक आध प्रजाति विलुप्त हो जाती, तमाम प्रजातियां विलुप्त हो गई हमारे शिकार करने के कारण, हमारे अत्याचार के कारण। क्यों ऐसा होता है? और फिर प्रजातियां ही नहीं, मनुष्य स्वयं विलुप्ति के कगार पे खड़ा है। मनुष्य के अंदर इस समय इतनी बेचैनी और घबराहट है कि कब ये विलुप्त की तरफ बढ़ जाए कोई जानता नहीं। प्राणियों के विलुप्त होने पर हमें कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन विलुप्ति का सिलसिला अगर शुरू हुआ है तो इसका एक ही मतलब है कि हमने अस्तित्व की परिपूर्णता का सम्मान करना बंद कर दिया है। हमने ये माना कि इनकी जरूरत नहीं है और फिर धीरे 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 करके वो चीज हमारे तक भी आएगी, मनुष्य तक भी आएगी, क्योंकि अस्तित्व में तो सब जुड़ा हुआ है। अस्तित्व में तो सब जुड़ा हुआ है। हम जंगल काटेंगे, हम कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये सब हाथियों वाथियों क्या जरूरत है, खत्म करो इनको। शेर वेर तो इसलिए बचाने की कोशिश में हम लगे क्योंकि अच्छे लगते हैं, टूरिज्म बनता है, सफारी पे लोग जाते हैं शेर। अब सफारी में शेर देखने लोग क्या जाते हैं, कभी कभी सोचिए, कभी शेर तुमको देखने नहीं आता कभी, और अगर कभी आए देखने तो अपने घर में मिलोगे नहीं। पता चल जाए कि तुम्हारे शहर में कुछ शेर निकले हैं तुमको देखने के लिए, ताला डाल के भाग चुके होगे तुमको झक चढ़ी है कार में बैठ के शेर देखने जा रहे हैं। उनको रहने दो चैन से अपनी जगह पे, शांति से। लेकिन शेर बचाने में हम इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि थोड़ा सुंदर, अट्रैक्टिव, फोटोजेनिक प्राणी लगता है, अच्छा बढ़िया फोटोग्राफ आता है, उस पे तो मेहनत हो जाती है,
टाइगर रिजर्व और लायन रिजर्व प्रोजेक्ट सब चल जाते हैं, सब हो जाए, लेकिन इसी बीच कितने और प्राणी बेचारे जो उतने स्मार्ट, इतने सुंदर और इतने वैसे नहीं होते हैं, वो लुप्त हो चुके होते हैं, उनकी चिंता ही नहीं होती है। अभी कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा तो मुझे हैरानी, हमने कहा चलिए यहाँ तक नौबत आ गई। अभी समाचार में कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा, किसी अपने ही देश के किसी स्टेट की बात थी, और बिल्कुल ठीक से आई डोंट रिमेम्बर, लिखा था कि वहां पर गधे विलुप्त हो रहे हैं। अचानक ये न्यूज आई, पता लगा गधे क्यों विलुप्त हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, गधे नहीं मिल रहे, अचानक आबादी खत्म होने लगी। तो वहाँ कोई ऐसी लोगों के अंदर मान्यता चली गई कि गधे का मांस खाने से कुछ उनको ज़्यादा शक्ति या कुछ उनको कुछ ऐसी चीज़ मिल रही है, तो लोगों ने गधों को मार के खाना शुरू कर दिया। शेर विलुप्त हो रहे थे, गधे विलुप्त हो रहे हैं। तो मुझे लगा कि भाई इंसान का ही नंबर है, गधे के बाद तो फिर इसी का नंबर आता है, इंसान का ही। तो ऐसी हालतें हम बाहर पैदा कर देते हैं, बाहर पैदा कर देते हैं, तो भीतर के बारे में तो हम सोच ही नहीं सकते। एक्सटिंक्शन, विलुप्ति, लाओ त्से ने क्यों शब्द उपयोग किया है? क्योंकि ये एक संतुलन, उसीलिए उन्होंने कहा कि संतुलन गड्ढमड्ढ होता है मनुष्य के हस्तक्षेप से, क्योंकि मनुष्य तय करता है कि किस प्राणी को रहना है, किसको जाना है। जैसे अभी कोई बोर्ड बना दिया जाए कि भाई तुम तय कर लो कि किन किन प्राणियों को रखना है, किन को खत्म करना है, और कुछ महिलाओं को भी उस बोर्ड में रख दिया जाए, तो वो महिलाएं कॉकरोच, छिपकली, मक्खी, मच्छर, इनको तो एंट्री देंगी नहीं बिल्कुल भी। और हर घर घर की कहानी में देखता हूँ, छिपकली, कॉकरोच, इतने बेचारों ने क्या बिगाड़ा है। स्वीपर हैं, क्लीनिंग का काम करते हैं, सब अपना अच्छा कीड़े मकोड़े खाते हैं, और फिर अगर बोर्ड अलग अलग बन जाए तो कोई चूहे को नहीं रखेगा, तो कोई इसको नहीं रखेगा, कुछ दिनों में हम पता नहीं हम किसको रखेंगे। इसीलिए एक बड़ी सुंदर सी बात है कि एक प्रलय का वर्णन आता है अलग अलग कल्चर में, और उस कल्चर में बड़ी खूबसूरत, हर कल्चर में बल्कि वो कहानी है, सोचने जैसी है। तो हो सकता है कभी ऐसी नौबत आई हो इतिहास में, मनुष्य ने उसका साक्षात्कार किया हो, भारत में, ग्रीक कल्चर में या और भी कल्चर में। जब प्रलय हुई तो कहते हैं कि एक नौका का निर्माण हुआ, मिलते जुलते दृष्टांतों के साथ अलग अलग कल्चर संस्कृतियों में इस कहानी का वर्णन है। तो जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था, उसको ये कहा गया कि इस संसार में हर प्राणी का यहाँ पर होना इस नौका में अनिवार्य है, हर प्राणी का, जो भी। अंतर्दृष्टि वाली बात है, क्योंकि अगर हमारे पास कभी ऐसा मौका हो कि प्रलय होने वाली है कि और इसमें किन किन को बचाना है, तो हम तो अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर वाले सारे प्राणी भर लेंगे, बाकियों को मरने दें, कहेंगे ये तो अच्छा मौका मिला है, प्रलय में ही कम से कम खत्म हो जाएंगे। उसके बाद क्या निकल के आएगा ये हमको नहीं पता। इक्विलिब्रियम, ताओ उस संतुलन की अंतर्दृष्टि पर खड़ा है, इक्विलिब्रियम की अंतर्दृष्टि पर। हमको पता ही नहीं किसने किसको संभाला हुआ है, कौन सी चीज किस चीज पर आधारित है। ये जान लेना मनुष्य के जीवन में अति आवश्यक है। हमारे चुनाव होने चाहिए, ऐसा नहीं कि हम बिना चुनाव के जिएंगे, लेकिन हमको क्या पता है किसने किसको संभाला है। तो आगे लाओ से कहते हैं, इसलिए जो श्रेष्ठता है वो विनम्रता में खड़े रहना है।
उस लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम को, उस संतुलन के नियम को स्पष्ट करते हुए आगे लाओ से बात कहते हैं कि जो इसीलिए जो श्रेष्ठता है वो विनम्रता में उसकी जड़ें होती हैं, और जो ऊंचाई है वो नीचाई पर आधारित होती है। इसीलिए जो सचमुच में श्रेष्ठ लोग हैं वो अपने को अकेला, कमियों वाला और अयोग्य दिखाते हैं, होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन वो अपने को योग्य दिखाते नहीं। विनम्रता, ह्यूमिलिटी, हर जगह इसकी चर्चा होती है। लाओ से भी करते हैं, वो कहते हैं कि जो सचमुच में श्रेष्ठ लोग हैं उनकी जड़ें विनम्रता में होती हैं। और ये कब होती हैं? जब उनको ये समझ में आ जाता है कि जो ऊंचाई है वो नीचाई पर आधारित होती है। किसको हम निम्न कहते हैं और किसको हम उच्च कहते हैं, ये हमारे अपनी परिभाषाएं, ये मनुष्य का हस्तक्षेप है। लाओ से ने वही कहा कि मनुष्य के हस्तक्षेप होने के साथ ही सब गड्ढमड्ढ होता है संतुलन। ऊंचाई और नीचाई हमारी दृष्टि में तुलना का और निंदा का विषय बनता है, अस्तित्व की दृष्टि में नहीं। एक शिखर है तो घाटी के बिना कैसे होगा? हमको क्या चुनना है? जिस दिन किसी को ये दिख जाता है कि यहाँ पर श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ जैसा कुछ नहीं, सब वैसा ही है जैसा होना चाहिए, तो असली विनम्रता आती है। विनम्रता का तब दिखावा नहीं होता, वो एक विनम्रता की गहरी समझ होती है। सब कुछ यहाँ महत्वपूर्ण है, कुछ भी कम नहीं, कुछ भी ज्यादा नहीं। ऊंचाई और निचाई का ये संतुलन है जीवन। और कहते हैं कि इसीलिए वो अपने को अकेला, अयोग्य और कम गुण, अभी ऐसा दिखाता नहीं है, लेकिन वो क्या कहे? लाओ से कहना चाह रहे हैं कि जो सचमुच में श्रेष्ठ व्यक्ति है वो क्या अपने गुणों का बखान करे, क्या अपनी योग्यता का बखान करे, लेकिन क्या वो अपनी अयोग्यता का बखान करे, क्या अपने अवगुणों का बखान करे? ऐसा भी नहीं है। वो इनसे बेपरवाह है। कहीं पर जब गुण प्रकट हुए हैं तो वो गुणों की स्तुति नहीं गाता, और कहीं अगर गुण कम प्रकट हुए हैं तो उनकी निंदा नहीं करता। इतनी बात समझ में आ जाए तो विनम्रता ही विनम्रता है। किसी बच्चे में कुछ सीखने की क्षमता है, किसी में कुछ सीखने की क्षमता है। हम किस बात की स्तुति करें और किस बात की निंदा करें, वैसा है। किसी व्यक्ति के लिए हम कहते हैं कि वो बहुत सफल हुआ, उसके अंदर वो निर्णय लेने की क्षमता थी, ठीक समय पर काम करने की अंतर्दृष्टि थी, मेहनत करने का उसके अंदर जज्बा था। सफल लोगों के इंटरव्यू अगर अक्सर सुने तो अक्सर बच्चे पढ़ते हैं और बेचारे डिस्टर्ब होते रहते हैं, हाँ हाँ ना, बिल्कुल हमारे अंदर भी लाना है। मोटिवेशनल गुरु भी आएंगे, बिल्कुल आस्तीन चढ़ा चढ़ा के, चिल्ला चिल्ला के तुमको बताएंगे कि नहीं, तुमको ऐसा करना है, यू कैन डू, यू कैन विन, यू कैन, पता नहीं क्या क्या कर सकते हो। बेचारा कर सोचता है, फिर कुछ दिनों के बाद फिर सोचता है कि नहीं, हो तो नहीं रहा ऐसा। वो निर्णय लेने की क्षमता कहाँ से लाया? निसर्ग का गुण है, ताओ है। जिसके अंदर आई है, जिसके अंदर नहीं आई नहीं आई। थोड़ा बहुत निखार सकते हैं, ज्यादा तो नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत ही संभव है। इसीलिए अलग अलग किस्म के लोग हैं।
इसीलिए इतनी भिन्नताएं हैं संसार में। तो कोई भी मोटिवेशन तुमको कहीं दूसरी दुनिया में नहीं पहुंचाने वाला है। जीवन में सारे ध्रुवों का स्वीकार जरूरी है, गुणों की स्तुति जरूरी नहीं है। तुम्हारी अपनी हो, तुम्हारे अपने प्रियजनों की हो, है, तुम खुश हो सकते हो कि उपहार में मिला है वो, और कहीं नहीं मिला है तो क्या करिए। और जरा सा आप चूकेंगे संतुलन में, तुरंत आपके बाजार आ जाएगा आपके पास में गुणों को पैदा करने के लिए, अध्यात्म आ जाएगा। अध्यात्म की भी क्यों दुकानें चलती हैं? क्योंकि उनके पास रेडीमेड फार्मूले हैं, ऐसा होना चाहिए। हर चीज का एक रेडीमेड पैकेज है। तुम जरा सा चूके तुमको पकड़ाने के लिए बाजार खड़ा हो जाएगा। और अगर संतुलन में रहना है तो उस यूनिकनेस को, उस ऊंचाई और नीचाई के संतुलन को जानना और जीना पड़ेगा। वही विनम्र बनाएगा, वही विनम्र बनाएगा। किसी को मान लो सुंदर चेहरा मिल गया, क्या गुण है? मिल गया, मिल गया। अच्छी आवाज मिल गई, मिल गई। अच्छी बुद्धि मिल गई, मिल गई। ये गुण है कोई? अस्तित्व का उपहार है। इसीलिए लाओ से कह रहे कि जो सर्वोत्तम लोग हैं वो इनका कोई दिखावा नहीं करते। मैंने कितनी बार कहा है, कोयल गाती है तो इसलिए नहीं गाती कि दिखावा करती कि सुनो मेरी आवाज कितनी बढ़िया है उसकी आवाज वैसी वो गाती है। कौवा भी बोलता है, उसकी आवाज वैसी है। और कौवे और कोयल के बीच मुझे लग रहा है कोई कंपटीशन नहीं होगा कि किसकी आवाज ज्यादा अच्छी है। और हो सकता है कोयलों को कौवों की आवाज ज्यादा अच्छी लगती है, हमको तो नहीं पता, वो सिस्टम सुनने का हमारे पास नहीं है। लेकिन हम मनुष्य का इंटरफेरेंस हर जगह संतुलन को गड्ढमड करेगा। हमको तो कोयल की आवाज ही सुननी है, तो हमारा बस चले सारे कौवों को गोली से उड़ा दें, उनकी आवाज नहीं सुननी कान में, काव काव काव। और निंदा के लिए हम देखिए शब्द भी गढ़ लेते हैं, मुहावरे भी। तो अभी मैं सुनता था कितना रोचक मुहावरा कि झूठ बोलेंगे तो कौवा काटेगा। मैंने झूठ और कौवा, तो सच बोलेंगे तो क्या करेगी? कोयल आके काटेगी। बनाया नहीं हमने, क्योंकि काटना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता होगा तो कंधे पे आके बैठ जाएगी। आवाज हमको अच्छी नहीं लगती, हमारे कान को नहीं अच्छी लगी, तो इसलिए हमारे लिए वो सब ठीक नहीं है। हम संतुलन को रहने नहीं देना चाहते। मनुष्य की दुविधा क्या है कि वो अपने अंदर इतना संतुलन लाने की कोशिश करता है और संतुलन के इतना खिलाफ सारा काम करता है कि वो एक किस्म की विखंडित मानसिकता का शिकार होता है, स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार हो जाता है। स्किज़ोफ्रेनिया कहीं और से नहीं है, हमने पैदा करी है। बाहर की हर चीज को हमने खंडित कर दिया अच्छे और बुरे में, और अपने अंदर भी कर दिया है, और फिर उनमें संतुलन लाने की कोशिश में लगे, जो कि आना नहीं। लाओ से कहते हैं आगे, रथ का उदाहरण लेते हैं, क्योंकि तब रथ चलते थे। आज हम कोई भी व्हीकल, कार, गैजेट, कोई भी, उसका उदाहरण हम देखें। वो कहते हैं कि रथ के जो अलग अलग हिस्से हैं उनकी अपनी कोई खास उपयोगिता नहीं है। वो तो तभी उपयोगी होते हैं जब वो पूरे अकॉर्डेंस में, पूरी समस्वरता में, लय में काम करते हैं, तो रथ चलता है। और इसी तरह से वो कहते हैं कि एक मनुष्य भी जीवन में तब तक कुछ सार्थक नहीं निर्मित करता जब तक वो उस पूरे अस्तित्व की लय समस्वरता में नहीं चलता। अस्तित्व की उस समस्वरता, उस लय में अपनी भूमिका निभाना,
लाओ से कहते हैं वही सच्ची विनम्रता है। कितनी सटीक बात है, सच्ची विनम्रता। रथ का उदाहरण प्राचीन काल का है, सुंदर है। कोई भी आज का उदाहरण हमने, कार है, गैजेट है, अलग अलग उनका तो कोई उपयोग है नहीं। समझा जा सकता है आज के उदाहरण में उसको और ज़्यादा अच्छे से। रथ में तो फिर भी था कि घोड़े हैं, पहिए हैं, उनका सारा सिस्टम है। तो लाओ से कहेंगे कि भाई अलग अलग कर दो उनको, अगर तो रथ नहीं रहा। आज अगर हम उसको और उदाहरण में लें तो अपने गैजेट्स को देख लें, हमारे हाथ में मोबाइल ही है, उसके एक एक पार्ट को अलग कर दें, कोई उपयोगिता नहीं रहेगी। और यहाँ पर तो फिजिकल से नॉन फिजिकल तक का मोबाइल में तो वो उदाहरण भी है, रथ में उतना वो नहीं बन रहा है। हमारा जो फ्रीक्वेंसी की सारी सिस्टम है, उसमें कम्युनिकेशन का सिस्टम है, हमारा जो इंटरनेट उससे कनेक्टेड है, सारी जो चीज़ें उससे कनेक्टेड हैं, सब कुल मिलाकर सारा कॉम्बिनेशन, सारा सर्किट, सारा एल्गोरिथम सब उस मोबाइल को काम के योग्य बनाता है। लेकिन एक एक चीज़ निकाल के रख दें, ये लेंस, ये इसका स्पीकर, ये इसका कांच, और ये इसका वो, बेकार, उसका कोई काम नहीं। वो एक समस्वरता, हार्मनी एज अ होल, विज्ञान की चीज़ों को हम एज अ होल समझें तो ज़्यादा आसानी होती है। रथ का उदाहरण सीमित है, आज के उदाहरण और व्यापक हैं, क्योंकि देखिए इंटरनेट से लेकर और हमारे कम्युनिकेशन की सारी चीज़ें, वो फ्रीक्वेंसी, रेडिएशन और तमाम चीज़ों पर खड़ी, सूक्ष्म से स्थूल तक सब कुछ उसमें कंबाइंड है। इसी तरह से लाओ से का कहना है कि मनुष्य भी अलग थलग होकर बेकार है, वो उस अस्तित्व की लयबद्धता में, उस हार्मनी में ही काम का है। और फिर वो कहते हैं कि इस विराट अस्तित्व की उस जो लीला है, उसमें उसकी समस्वरता में अपनी भूमिका का निभाना, अपनी भूमिका को घटने देना, हैपनिंग ऑफ योर ओन रोल, दैट इज ट्रू ह्यूमिलिटी। वो वास्तविक विनम्रता है। अपना जो भूमिका का ढंग है वो आ जाए, बस ज्यादा नहीं चाहिए। हर व्यक्ति अपनी अपनी भूमिका निभा रहा है, कोई अलग थलग नहीं है। लेकिन मनुष्य का इंटरफेरेंस क्या है, जो पहले ऊपर लाओ से कहे, बस उसको याद रखिए। हम हर किसी को भूमिका अपने अनुसार निभाने के लिए प्रवृत्त करना चाहते हैं। हम नहीं जानते कि भूमिका क्या है, हमको तो पता ही नहीं स्क्रिप्ट क्या है। और हम तो ऐसे नॉवेल या ड्रामा या ऐसे उसमें किरदार निभा रहे हैं जिसमें हमको स्टोरी नहीं, स्टोरी तो बन रही है, लगातार बन रही है, बनती ही जा रही है, अंतहीन बनती जा रही है, हमको पता ही नहीं। उसको जानने की जरूरत नहीं। हर व्यक्ति का अपना किरदार है, उसको परिपूर्णता से निभा रहा है हर को। वो जाने या ना जाने, उसको इस बात का पता हो या ना पता हो, इससे अंतर नहीं पड़ता। केवल वो अपने मानसिक हस्तक्षेप से सोचता है कि मुझको कुछ और करना है, कर कोई कुछ और नहीं पाता। समाज सुधारकों की पीड़ा देखिए, कोई आज नहीं पैदा होते हैं, जब से मनुष्य चला है तब से सभ्यताएं उठी हैं, तब से समाज सुधारक अलग अलग रूपों में आते रहे। उनको लगता है नहीं ये बिगड़ रहा है और हमको ये ठीक करना है। संगठन बनाएंगे, आंदोलन चलाएंगे, लोगों के अज्ञान को मिटाएंगे, अंधविश्वास को मिटाएंगे, तमाम कोशिशें करेंगे। कुछ कुछ मिटेगा, कुछ कुछ बढ़ता जाएगा। और कभी कभी तो कई समाज सुधारक इतने निराश हो जाते हैं, इतने अवसादग्रस्त हो जाते हैं, वो पीछे से मिटा के चले आ रहे थे बेचारे,
जब तक यहाँ तक पहुंचे तब तक पीछे से लोगों ने कुछ और पैदा कर लिया। को लगता है ये गड़बड़ है। उनकी दुविधा क्या है? वो सब कुछ अच्छा कर देना चाहते हैं। लाओस से क्या कह रहे हैं? लाओस से कह रहे हैं कि ये तो विपरीत पर खड़ा हुआ संसार है, ऊंचाई और नीचाई पर खड़ा हुआ। द्वैत का ये नृत्य तो चलेगा, क्या अच्छा और बुरा क्या, सब है अपनी अपनी परिभाषा। जीवन को रहने दो, लोगों को जीने दो। तुमको पता नहीं कि कौन किस पर खड़ा है। हर व्यक्ति अपनी भूमिका में अपना काम कर रहा है। वो उस अस्तित्व की इस विराट योजना में कुछ काम करेगी, हमारे सीमित परिप्रेक्ष्य में करेगी कि नहीं करेगी हम नहीं जानते। तो जो वास्तविक संत हैं वो इतने शांति से अपना काम करते हैं कि लोग कई बार हैरान हो जाते हैं, क्योंकि लोग उम्मीद करते हैं कि संत हैं तो इनको सामाजिक क्रांति करनी चाहिए, एवं इनको कोई धरना प्रदर्शन हो रहा तो उसमें बैठ के उनको भाषण देना चाहिए, हर चीज़ पर उनको अपना मत रखना चाहिए। मर्जी आई, उनका रोल आया रखने का रखा, नहीं आया तो नहीं। क्यों उत्तेजना हो? जरूरत क्या है उसकी? क्योंकि संत जानता है कि सब कुछ व्यवस्थित है अपने ढंग से। आज तुमको जो लगता है कि ये बहुत विध्वंसक काम कर रहा है व्यक्ति, अस्तित्व की विराट योजना में हमको नहीं पता कि अपनी कौन सी भूमिका निभा रहा है। कभी कभी संसार अजीब मोड़ों से गुजरा है कि एक दुर्घटना, एक विभीषिका किसी नए सकारात्मक बदलाव में हमको लिए चली जाती है। ये विकास की एक ऐसी धारा है जहाँ पर अलग अलग भूमिकाएं, अलग अलग संतुलन के ढंग से लोग निभाएंगे। अगर मानसिक अवधारणात्मक कॉन्सेप्चुअल इंटरफेरेंस व्यक्ति बंद कर देगा तो सारे लोग अंदर बाहर से स्वस्थ जीवन जी पाएंगे, अपने अनूठेपन में जी पाएंगे। लाओस से कहते हैं कि ये सच है कि वास्तव में अगर बहुत सम्मान है तो वो बिल्कुल भी सम्मान नहीं है, और बुद्धिमत्ता किसी रत्न की तरह, पन्ना हीरा जवाहरात की तरह चमकने में नहीं है, न कि पत्थरों की मधुर घंटियों की तरह हो जाने में। वो कहते हैं अनगढ़ पत्थर रहो, जैसे हो वैसे रहो। मनुष्य की गरिमा का इससे बड़ा उद्घोष नहीं हो सकता। मानवीय गरिमा के लिए ये सूत्र है। वो कह रहे हैं कि जो स्वीकार कर चुका है अस्तित्व की समसरता में अपनी भूमिका, वो तो अतिशय विनम्र है। और फिर अचानक वो बात कहते हैं कि ये सच है कि बहुत अधिक सम्मान, इसका मतलब कोई भी सम्मान नहीं। तुम्हारे जीवन में भी जब कभी ऐसा आ जाए कि तुम्हें चारों तरफ से सम्मान ही सम्मान मिल रहा हो तो चौंक कर जाग जाना, इसका मतलब कोई सम्मान नहीं है। तुम किसी ट्रैप के शिकार हो गए हो, या कभी तुमको लगे सब कुछ समझ में आ रहा है, सब बिल्कुल समझ में ही आ गया है, तो इसका मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब बस इसके बाद ब्लैकआउट होने ही वाला है। संतुलन रहेगा, कभी कुछ समझोगे, कभी कुछ समझने से छूट जाएगा। न मुट्ठी हमेशा खुली रह सकती है, न हमेशा बंद रह सकती है। अस्तित्व ने उस संतुलन को दिखाने के लिए ही शायद ये हमारे हाथ ऐसे निर्मित कर दिए होंगे। हम बात करते तो हमेशा हमारे सामने हाथ ही आते हैं। हाथों में क्या है? भराव है, स्पेस है, दोनों चीज़ें रहती हैं। और भिन्नता है, भराव है, खालीपन है और भिन्नता है। अंगूठा अंगूठे जैसा है, ये उंगली इस उंगली जैसी है, ये उंगली इस उंगली, सब अपनी तरह के हैं। अगर बिल्कुल कोई खालीपन ना होता तो हम लोग बत्तख जैसे हो जाते, तो पानी में तो चलते, जमीन में किसी काम के ना रह जाते। तो हमको बत्तख नहीं बनाया, स्पेस भी दिया,
भराव भी दिया, फ्लेक्सिबिलिटी भी दी और भिन्नता भी दी। प्रकृति तो हर तरह से हमको संदेश देती है ना। तो मुझे लगता है एक हाथ हमारे सामने आया और हमने सारा ज्ञान उसी समय पा लिया। कई प्राचीन लोग ऐसा कहते थे, जैसे लाओ से कहते हैं कि प्राचीन समय में ऐसा था, तो कई पुराने लोग कहते थे कि सुबह उठ के अपने हाथ देखा करिए, इससे भाग्य खुलता है। तो लोगों को लगता था कि हाथों में लक्ष्मी का वास होता है, या कुछ भी जो भी सोचते होंगे, पता नहीं, मुझे तो ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ। तो हाथ देखने से कुछ उनकी किस्मत बदलने वाली है। तो कई लोग बड़े विधि विधान से हाथ देखते थे। अभी भी कुछ लोगों को फार्मूले सब मिल ही जाते हैं, लेकिन कहने वाले ये कहना चाहते थे कि सुबह सुबह उठकर अपने जीवन के अनूठेपन, उस भिन्नता, उस संतुलन को देखो जो तुम्हारे हाथों में रिकॉर्ड है, कोडेड है, पिक्टोरियली डिपिक्टेड है, प्रतीकात्मक रूप से उसे कह दिया गया है। यहाँ पर कुछ भी पूरा नहीं है, एक ही जैसा नहीं है, ये सब कुछ। तो उसी को आगे बढ़ाकर लाओ से कहते हैं कि जब सब एक ही जैसा होने लगे तो इसका मतलब कुछ है नहीं। सम्मान ही सम्मान तो सम्मान नहीं, समझ ही समझ तो समझ नहीं, मित्रता ही मित्रता तो इसका मतलब मित्रता नहीं। कभी तुम निकलो पूरा शहर तुम्हारा मित्र है, तो यकीन मानो तुम्हारा कोई भी मित्र नहीं है। तुम जब घर में अकेले बैठोगे तुम एक आदमी नहीं मिलेगा जो तुम्हारे काम आए। इसलिए तो प्रसिद्ध लोग बड़े अवसाद में चले जाते हैं। आखिरी बात वो कहते हैं कि हीरे जवाहरात की तरह चमको नहीं, कोई जरूरत नहीं। ना अनगढ़ पत्थरों को विंड चाइम्स में बदलकर अपने को रखने की कोशिश करो। कोई पन्ना, कोई हीरा, कोई सेमी प्रेशियस स्टोन, कोई क्रिस्टल जब कहीं पैदा हो जाता है तो उस अस्तित्व के अनूठेपन में उसका एक घटनाक्रम है, लेकिन ना वो ज़्यादा है ना कम है किसी से, कुछ संतुलन का हिस्सा है। और अनगढ़ पत्थर की तरह रहो, बहुत दिखावे में मत उलझो कि हमेशा मधुर संगीत ही आए, इसकी आवश्यकता नहीं। वो कहते हैं पत्थरों का दो उपयोग है, उनकी विंड चाइम्स भी बने मधुर आवाज वाली, और पत्थरों का अपना टकराना, उनकी गड़गड़ाहट, उनकी क्रम्बलिंग, उनका जो शोर है वो भी। जीवन में दोनों रहेंगे, लेकिन अगर तुमने चुना विंड चाइम्स वाला रूप, तो जब पत्थर टकराएंगे तो तुमको परेशानी होगी, तुमको तकलीफ होगी। इसीलिए तो हम मृत्यु से घबराते हैं, विभीषिकाओं से डरते हैं, इसीलिए तो हम जीवन में किसी भी विषमता का सामना नहीं कर पाते। अगर ताओ के दर्शन को समझें और हम अनगढ़ रह पाएं, अपने अनगढ़पन, जिसको लाओ से कई बार अनकार्व्ड वुड भी कहते हैं, एक ऐसा होना जो वास्तविक रूप में अस्तित्वगत है, एग्जिस्टेंशियल है। और अगर तुमको अस्तित्व ने विंड चाइम के रोल में डाल दिया है तो तुम उसको बस एक भूमिका जानते हो अस्तित्व की समस्वरता में, लेकिन उसके भीतर के पत्थरपन को नहीं भूलते। अगर तुम्हारे हाथ में कोई हीरा या पन्ना भी हो तो तुमको ये भूलना नहीं चाहिए कि है ये अल्टीमेटली पत्थर ही। तुम्हारी स्मृति लोप हो जाए तो तुम्हारे लिए सामान्य पत्थर, उस पत्थर में कोई भेद नहीं रह जाएगा। मूल्य हमने डाले हैं, अस्तित्व ने अनूठापन पैदा किया है, मनुष्य के हस्तक्षेप ने असंतुलन पैदा किया है, क्योंकि तुमने किसी को ज़्यादा सम्मान दिया, किसी को कम सम्मान दिया। तो हमारे हस्तक्षेप से ये सारी चीज़ें असंतुलन की तरफ जाती हैं। बाकी जो जैसा है वैसा है। हर व्यक्ति के भीतर का जो अनगढ़पन है वही दिव्य है, वही ताओ है, और वही उसको अखंडित बनाता है और उसको वो प्रज्ञा देता है जिसमें वो जानता है कि सब कुछ पर संतुलित है। यहाँ नीचाई और ऊंचाई एक दूसरे को संभाले हुए हैं।
यहाँ मूढ़ता और ज्ञान एक दूसरे में सम्मिले हुए हैं, तो इसलिए भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न जगहों पर अपनी भिन्न भिन्न भूमिकाओं में हैं। अपनी भूमिकाओं को वो अस्तित्व की समस्वरता के साथ तय करें, किसी दूसरे को अपनी भूमिका में ढालने की कोशिश ना करें, तो ये संसार सुंदर होगा। और जो जगत की आत्मा, जिसकी लाओत्से ने शुरुआत में बात की थी, वो भरी हुई होगी। उस भरी हुई आत्मा को ही हम कहते हैं कि हमारे हृदय का परितृप्त होना, हमारे अंतर्मन का परितृप्त होना। ऐसे खाली हृदय, खाली मन और एक भरा हुआ मन, भरा हुआ हृदय, परितृप्त जीवन। और जो परितृप्त जीवन है वही शांत अनब्रोकन पीस का जीवन है। ठीक है, आज के लिए इतनी